हेलो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ठीक है सब लोग? ओके, श्रिया और आ चुके हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चे आप लोग पढ़ के आ रहे हो? हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चे जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं, क्या मेरी आवाज आप लोग को सही आ रही है, सही सुनाई दे रही है? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून श्रेयसी, अर्पिता, सौम्यदीप, शौर्य, कोहली, सिद्धि, वृंदा। वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा जी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बेटा जी आ जाइए जल्दी से। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। बच्चे कल थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे, स्टार्टिंग करे थे। एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप दे रहा हूं आपको कि हम लोग क्या पढ़े थे, और उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करेंगे। कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। और सिंपली जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? हाँ जी बताइए, एक शॉर्ट 2 या 3 या 5 वर्ड्स में बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ जी, यस, केमिकल चेंज इन अ कंपाउंड ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाए किसी कंपाउंड्स में, उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन बताई, NaCl का किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होती है अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तो। NaCl की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने से बताइए क्या क्या बनता है। NaCl एक एक जगह सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाता है, जबकि दूसरी जगह क्लोरीन गैस निकलने लगती है, तो सोडियम क्लोराइड से दो नई चीजें बन जाती हैं। ये हमने पढ़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमने डिफरेंसेस पढ़े। हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो दो तरीके के सब्सटेंसेस में होती है, एक होती है मेटल्स में और दूसरा होती है कुछ कंपाउंड्स में। तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो उन्हें मेटलिक कंडक्टर्स कहते हैं, और वो कंपाउंड्स जो एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स सिर्फ किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इनके बीच डिफरेंसेस पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई जो आपको लिखनी है। अभी थोड़ा सा नया स्टार्ट होता है, हालांकि इलेक्ट्रोलाइट भी मैं आपको बता दिया था। बेटा अभी हैंड रेज ना करिए, जब मैं पूछने का आपको समय दूंगा उसके बाद ही हैंड रेज करिएगा। बार बार हैंड रेज मत करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टाइप करने की। ठीक है, ओके। चलिए फिलहाल, या फिर जब पूछना है सिर्फ तभी हैंड रेज करिए, ये नहीं कि बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। चलिए, जब पूछना है सिर्फ तभी हैंड रेज करिए। ओके, फिलहाल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं? बोले ऐसे कंपाउंड्स जो कि लिक्विड या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। देखो कल मैंने बोला था आपसे एक्वस स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस स्टेट? एक्वस स्टेट का क्या मतलब होता है? हाँ जी, जोर से सही से बोलिए। वाटर, पानी डाल दें तो उसे हम कहते हैं एक्वस स्टेट। और लिक्विड स्टेट का मतलब उसे अगर हम मेल्ट कर दें। देखो लिक्विड स्टेट को और एक्वस स्टेट को आप आपस में कंफ्यूज मत कर देना। लिक्विड स्टेट इंटायरली अलग चीज है, एक्वस स्टेट इंटायरली अलग चीज है। एक्वस का मतलब पानी मिला दिया, और लिक्विड का मतलब पानी नहीं मिलाया है, सिर्फ उसे सॉलिड से लिक्विड बनाया, और सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए उसे हमें हीट करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसका रीजन बताया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो सिर्फ
एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, उसके लिए हमने बताया होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस की मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस होते हैं दे आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच दे आर नॉट फ्री टू मूव नहीं होते, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना उधर मूव कर पाएंगे ना नेगेटिव टर्मिनल में मूव कर पाएंगे, इसलिए दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट पानी में डालने से ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं? They get separated. Why they get separated? क्योंकि पानी में डालने से उन लोग के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं श्रेयसी और तुषार, वो अलग अलग हो जाते हैं और फ्री टू मूव हो जाते हैं, और यही मोल्टेन स्टेट में होता है। हीट करने से बेचारों के बीच की जो बॉन्ड है वो वीक पड़ जाती है और अलग हो जाते हैं, फ्री टू मूव हो जाते हैं। दैट्स व्हाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस या फिर लिक्विड यानी मोल्टेन स्टेट। अब कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट जो होती हैं, मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, यानी ऑब्वियसली उसमें आयंस का होना बहुत जरूरी है, वो भी एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट का होना जरूरी है। तो बोले कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताइए इलेक्ट्रोलाइट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। तो उसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं कोई भी एसिड, कोई भी बेस या कोई भी सॉल्ट, लेकिन एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट में। यहां पे तो आप एक्वस ही बोलेंगे। एक्वस स्टेट के सारे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसे कंपाउंड्स को पानी में डालेंगे तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे ये कौन से आयंस बनाएगा? 2H+, 2 हाइड्रोजन के आयन और एक सल्फेट का आयन, तो आयंस बन जाएंगे, फ्री टू मूव हो जाएंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ये सारे कल मैंने आपको बताए थे, ये सब आयंस में। ये बताओ NH4OH कौन से आयन बनाएगा? NH4+, जैसे हम अमोनियम आयन कहते हैं, प्लस OH- आयन बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर सल्फेट NaCl, सब ये सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस एग्जांपल्स हो गए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं बेटा, अब नई चीज स्टार्ट हो रही है, ऐसे सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड लिक्विड स्टेट, वो हो गए इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन भैया साथ साथ में इसका मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी तो होते होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कि ना ही एक्वस स्टेट ना ही मोल्टेन स्टेट, सॉलिड स्टेट को तो भूल ही जाओ, किसी भी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते हैं, ऑब्वियसली उनका नाम क्या होना चाहिए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर कॉल्ड नॉन। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द सब कंपाउंड्स विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बोले सर एग्जाम्पल? ऑब्वियसली आप यहां पे वो सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जिसमें आयंस ही नहीं होते हैं। जैसे कि आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ के आए थे, उसमें कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़े थे, तो जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट है उसमें आयंस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। लेकिन जितने भी कोवेलेंट हैं जिसमें आयंस ही नहीं होते, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कोवेलेंट का एग्जाम्पल आप लिख दो, अल्कोहल, कैरोसिन, केन शुगर, बेंजीन, ग्लूकोज, यूरिया, कार्बन डाइसल्फाइड एंड लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे ये केन शुगर है, केन शुगर, शुगर का आपको फॉर्मूला मालूम है? सी, क्या फॉर्मूला होता है शुगर का? C6H12O6 आपने मुझे बता दिया ग्लूकोज का। आई एम आस्किंग अबाउट शुगर। यस, बताइए शुगर, लिख के बताइए बेटा, जितना लिख के टाइप कर सकते हैं जल्दी से लिख के टाइप करिए। यस एल्वेन, ठीक है। C12H22O11, भूल गए क्या? पढ़ा नहीं? C12H22O11 ये शुगर का फॉर्मूला है। बिल्कुल ऐसे इन सबके फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूले यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइसल्फाइड का बता दो क्या होता है? नाम से पता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ऐसी डाइसल्फाइड होता है CS2, एक लिक्विड फॉर्म होता है। आप देखिए शेयरिंग से बनता है। यूरिया का भी, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपसे को पूछ ले तो आप कहीं पीछे ना रह जाओ। यूरिया आपको मालूम है कहाँ यूज होता है? प्लांट्स में, सॉइल में यूज होता है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। यूरिया का आपने नाम सुना है? क्या फॉर्मूला पता है इसका? क्या फॉर्मूला होता है यूरिया का? अरे यार रिकॉर्डिंग तो रही गई, चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो। हाँ जी बताइए,
यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं पता। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अलग से बात ये मैंने नहीं बताई डिस्टिल्ड वाटर की, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बोले सर जी आपने डिस्टिल्ड वाटर कह दिया, सर जी आपने कह दिया कि वाटर जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अरे सर जी, वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर कहीं पानी करंट आ रहा है, पानी में पानी हम छू लें तो हमें करंट लग जाता है, तो पानी तो कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाँ भैया, जो पानी जिससे आपको करंट लगता है वो कौन सा पानी? वो पानी अगर हम बात कर रहे हैं आपकी टैप वाटर की, बेटा टैप वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो टैप वाटर ना इम्प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होने की वजह से वो जो वाटर है ना, वाटर आयंस में आयनाइज हो जाता है, H+ आयंस बन जाते हैं और OH- आयंस बन जाते हैं इम्प्योरिटी की वजह से। तो इसलिए वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, इम्प्योर वाला यानी टैप वाटर। लेकिन प्योर वाटर की अगर हम बात करें, जैसे हमने डिस्टिल्ड वाटर लिख दिया है, डिस्टिल्ड वाटर की बात करें जहां कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वहां पे तो ऑब्वियसली वाटर एक किस तरीके का कंपाउंड है? वाटर तो कोवेलेंट कंपाउंड है, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग। वाटर इज फॉर्म बाय शेयरिंग। इसमें इस तरीके से शेयरिंग होती है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इधर से एक इधर से, और ये 2 इसके लोन पेयर होते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये तो आयन से होते ही नहीं है भैया, तो ये तो कोवेलेंट है, तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा ही होगा। तो डिस्टिल वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हालांकि टैप वाटर आयनाइज हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, अभी सही हो रही है वीडियो। ओके, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी इसलिए थोड़ा सा लैगिंग हो गई, अभी सही हो जाएगी। कोई नहीं कोई नहीं, अभी सही हो रही है। ओके, ठीक है, चलिए जी, अभी सही हो गई, कोई परेशानी नहीं है। ओके, ठीक है, तो बेटा ये हो गई आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन दो चीजें तो आपने पढ़ ली कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स की खुद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स इटसेल्फ इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं। क्या किसी को पता है? एसिड्स कितने तरीके के होते हैं? वीक एंड स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई भी एग्जाम्पल आ सकते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के, क्योंकि एसिड्स दो तरीके के हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसी बेसिस दो तरीके के हैं, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह की होती हैं। यस, बिल्कुल सही भूमिका जी, रुद्र, उदय चंद्रा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जी हाँ बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनके नाम से ही पता चल रहा है कि किसे हम स्ट्रॉन्ग और किसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते होंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना आयंस की मूवमेंट की वजह से। तो ऐसी इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रिसिटी करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करने दे, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट ना करने दे, यस बिल्कुल सही, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट? क्लास कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आप गलत बोल रहे हैं सीएससी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल। यस, तो बात आई कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करती हैं, और ये अच्छे से कंडक्ट नहीं करती। बात आई क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या होता होगा जो बहुत अच्छे से कंडक्ट करती हैं और ये नहीं करती, बताइए। यस भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्शन होता है आयंस की मूवमेंट की वजह से। एंड ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होंगे तो बहुत अच्छे से ज्यादा मूवमेंट होगी, ज्यादा मूवमेंट होगी करंट भी अच्छे से फ्लो होगा, और कम नंबर ऑफ आयंस होंगे तो कंडक्शन कम होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी। तो ऐसी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होते हैं पानी डालने से, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है, कम होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी बोले सर इसके फिर एग्जाम्पल दे दीजिए,
तो ऑब्वियसली इसके एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे आप, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं जिसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे, और जितने भी वीक एसिड एंड वीक बेस हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल आपको याद है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड 3 हमने पढ़े थे, HCl, HNO3 एंड H2SO4। तो देखो एसिड्स, इसके एग्जाम्पल में एसिड्स में सारे आप एसिड्स लिख सकते हो, ये लीजिए लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे HCl, HNO3 और H2SO4। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में वीक एसिड लिख दीजिए, कौन से, CH3COH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, है ना, एसिडिक एसिड एक्सेट्रा। ऐसी बेसिस में सारे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल लिख सकते हो। 2 स्ट्रॉन्ग बेस पढ़े हमने, कौन से, NaOH और KOH, ठीक है। और वीक बेस में एग्जाम्पल लिख दो आप, बाकी सारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ना आपके वीक बेस हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। और सॉल्ट्स में बेटा आपको याद करना होगा, NaCl और कॉपर सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि अमोनियम कार्बोनेट वाला जो सॉल्ट है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ओके। बाकी एक मेजर डिफरेंस क्या है, आप देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दे अलाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है, और जबकि दे अलाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स, ये तो बताया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 2 बातें जो आपको MCQ में पूछी जा सकती हैं, क्या दे रखी हैं, यस बिल्कुल प्रीतम दत्ता सही कह रहे हैं, अर्पिता ठीक है बिल्कुल। सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर, बेटा स्क्रीन अभी थोड़ी सी 1 मिनट में सही हो जाएगी अपने आप, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा वो करिए। एक्चुअली स्क्रीन हमेशा सही आती है, लेकिन कल से कुछ सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, बट आई हैव कंप्लेंट द डेवलपर्स, देखिए कुछ कल तक सही हो जाए तो ठीक है, ओके ठीक है। तो भैया फिर बात आई आपकी किस चीज की, यस, दे ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, लेट से HCl की, HCl में अगर हम पानी डालेंगे प्यारे तो ये आयंस बनाएगा, कौन से, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि अगर हमने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए, 10 HCl लिए, तो 10 के 10 HCl टूट जाएंगे, ऑलमोस्ट 10 के 10 टूट जाएंगे, और कितने H प्लस आयंस बनाएंगे, 10 H प्लस बनाएंगे, 10 Cl माइनस बनाएंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली ये डिसोसिएट होके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे टूट के आयंस बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आयंस बनते हैं, इसलिए तो ये गुड कंडक्टर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन ये है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने CH3COOH ले लिया, ऑब्वियसली अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी डालने से आपके CH3COO माइनस बनेगा और H प्लस, एक H प्लस अलग हो जाता है। लेकिन अगर मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए, अगर 10 मॉलिक्यूल्स लिए बेटा, तो 10 में से आपको क्या लगता है कि कितने डिसोसिएट हो जाएंगे, 10 में से कितने डिसोसिएट हो जाएंगे, 10 लिए जैसे, तो 10 में से 10 नहीं हो पाएंगे, यस बिल्कुल सही सानवी, इतना भी वीक नहीं है तुषार, 10 में से 2-3 जैसे हो जाएंगे, 2-3-4 डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे मान ले 3 जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो टूट गए, तो 3 मॉलिक्यूल्स के टूटने से 3 एसीटेट आयन बनेंगे, 3 H प्लस बनेंगे, लेकिन 7 CH3COOH तो टूट नहीं पाएंगे ना, तो 3 के तो आयंस बन गए, लेकिन 7 जो नहीं टूटे वो क्या बने रह गए, मॉलिक्यूल्स रह गए। यानी ऐसा सोल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिया है, उसमें क्योंकि सारे आयंस नहीं बन पाते, तो कुछ आयंस भी प्रेजेंट होंगे वहां, और कुछ अनडिसोसिएटेड वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। इसलिए यहां लिखा है कि ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट। और दूसरा डिफरेंस इसी में आ गया
कि इसमें दे कंसिस्ट ऑफ फ्री आयंस ओनली, सिर्फ इसमें आयंस ही आयंस होते हैं, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते, सब टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आयंस होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। आयुष और अर्पिता, ठीक है, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाते ये, क्योंकि वीक एसिड है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, वीक एसिड है, तो वीक एसिड होने से अगर हम इसके 10 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 10 में से 3 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, तो उससे 3 एसीटेट आयन, 3 H+ आयंस बनेंगे। लेकिन 7 का क्या होगा? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहेंगे, अनडिसोसिएटेड रहेंगे, डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, इसलिए वहां पे मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और टूटे हुए आयंस भी प्रेजेंट होंगे। तो ये इसके भी डिफरेंसेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये इसके जो ये पूरे नोट्स हैं जो मैं बता रहा हूं, जितना आप सामने पढ़ते पढ़ते लिख सकते हैं उतना लिख लीजिए। बाकी जितना छूट जा रहा है वो आपको चैप्टर के बाद ये पूरे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप पर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे तो अभी फिर लिखने की क्या जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, एक बार फिर से बता दूं, जब भी आप क्लास में बैठते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, बहुत जरूरी होता है कि आप सामने जब टीचर पढ़ा रहा है तो जो भी वो कुछ भी बोल रहा है, पॉइंट्स हैं, वो जल्दी जल्दी नोट कर लें। चाहे भले ही उससे दोबारा पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन उस समय लिखने का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। आपको याद रहता है, अच्छा कभी एग्जाम में आया, अरे हमने कॉपी के कोने में वहां लिखा था CH3COH, इधर की तरफ लिखा था वीक की तरफ, अच्छा इधर स्ट्रॉन्ग थे तो अच्छा इसका इधर वाला ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये वीक हो गया। ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है? तो वो लिखने से ही तो आता है, बोलने से कम आता है याद, रिकवर, लेकिन लिखने से ज्यादा रिकॉल हो जाता है कि अच्छा वो हमने उधर लिखा था, नीचे लिखा था, इसका आंसर ये है। फिलहाल चलिए, तो मैं आपसे बोल रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में बेटा जी सबसे पहले हम टर्म्स पढ़ चुके हैं, कुछ और टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या चीज होती है। जो भी इलेक्ट्रोलिसिस करी जा रही है, जिस वैसल में करते हैं, जिस वैसल में बैटरी लगाई, बैटरी से 2 तार लिए और सोल्यूशन में डाले, जो सोल्यूशन है उसे क्या कहते हैं? जो सोल्यूशन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और वो कंटेनर, जिस कंटेनर में वो हो रहा है रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस, उसे कहते हैं, उस कंटेनर को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर वोल्टामीटर। यानी ये कंटेनर जिसमें ये सब काम हो रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वोल्टामीटर, ठीक है, ओके। यस, बिल्कुल सही तुषार, अर्पिता, जतिन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एक बात यहाँ पे ध्यान देना, वोल्टामीटर लिखा है मैंने, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं लिखा है। कभी सुना है वोल्ट मीटर? हाँ, 9th क्लास में पढ़ा था वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या होता है? But it is used to calculate the potential difference. Yes, it is a device used to measure potential difference across two ends of a conductor. कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना है 2 पॉइंट्स के बीच, वो निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। तो भैया कंफ्यूज मत हो जाना, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वोल्टामीटर एंड वोल्टमीटर। ये वोल्टामीटर है जिसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वोल्टमीटर कुछ अलग ही चीज होती है। ये डिवाइस होता है जो वोल्टेज पता करता है कितना है। ऐसी एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है, किसी भी सर्किट में कितना करंट है, वो डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमीटर। यस तुषार, बिल्कुल सही, उसे एमीटर बोलते हैं। फिलहाल एमीटर भूल जाओ, मैं यहां बोल रहा था वोल्टमीटर और वोल्टामीटर में मत कंफ्यूज होना, ठीक है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ऐसे ही जैसे ये 2 अलग शब्द हैं, ऐसी ये मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिखा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसका दूसरा नाम वोल्टामीटर है। ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है नाम, ऐसे एक दूसरा नाम भी कहीं आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये दोनों फिर से एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स हैं। यहां हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे हैं,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक अलग चीज होती है, वो ये वाले जो सेल्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या दे रहे हैं सॉल्यूशन में, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? यस, करंट दे रहे हैं अर्पिता। करंट का मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें जा रही है, और कौन सी एनर्जी बन रही है यहाँ? केमिकल एनर्जी, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना। तो इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जबकि ये उल्टा होता है, ये वाले जो सेल्स होते हैं बच्चे, ये वाले सेल्स उल्टा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये केमिकल, इसके अंदर केमिकल्स पहले से हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। कहीं भी आप इसको बल्ब में, टॉर्च में, घड़ी में लगा दें तो इसके अंदर केमिकल्स हैं, उससे करंट बनाते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इसका उल्टा है। दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वीडियो की रिजोल्यूशन गड़बड़ आ रही है, प्लीज कंसिडर। ये ऊपर सर्वर से प्रॉब्लम है, कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट करी है इसकी, और कल से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ना, तभी बहुत खराब वीडियो आ रही है कल से, पता नहीं क्यों। ठीक है, फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है भाई, उदय, अर्पिता, आयुष, कुमार एंड आदित्य। ठीक है बेटा, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे की बात करें प्यारे, कुछ और टर्म्स जो आगे यूज होने वाली हैं। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है वो समझाया, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं आगे। लेकिन वो एग्जांपल्स पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो सारी टर्म्स दिमाग में बसना जरूरी है। तो अभी बेसिक चल रहा है, अभी जड़ें मजबूत करी जा रही हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अभी शुरू होगी उसके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, ओके। यस दिया अग्रवाल, क्या कहना चाहते हैं? यस भूमिका। यस दिया एंड भूमिका। ओके बेटा, मुस्कान, इलेक्ट्रोलिसिस में से कुछ भी कट नहीं है आपके 2022 रिड्यूस सिलेबस में, कुछ भी कट नहीं है, पूरा करना है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इंपॉर्टेंट। फिलहाल बात आई इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं। बेटा जी, जो सेल है, सेल से तार निकाले और वो तार से करंट पास कराना है हमें नीचे वाले सोल्यूशन में। तो क्या तार ऐसे ही डाल दोगे? तार ऐसे ही नहीं डाला जाता, तार बहुत पतला होता है, ऐसे ही डालने से करंट बहुत अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, सर्किट बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए होता है रिएक्शन बहुत अच्छे से, केमिकल चेंज बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए जो हम तार डाल रहे हैं, ये इस तरीके से एक तार और ये दो तार सोल्यूशन में डाल रहे हैं, तो तार ये बहुत पतले होते हैं। हमें चाहिए कि ये मोटे हों, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो कि अच्छे से आयंस यहाँ पे बैठ सकें। आपको मालूम है ना कि जब करंट फ्लो कराते हैं तो आयंस की मूवमेंट होती है। जैसे आपको मालूम है ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो एक तरफ ये प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो इसके जितने भी प्लस वाले आयंस हैं जैसे Na+, वो किधर जाएंगे? वो यहाँ पे ट्रेवल करते हुए, सॉल्यूशन में ट्रेवल करते हुए नेगेटिव पे जाएंगे, और Cl- वाले पॉजिटिव पे जाएंगे। ठीक है भैया, लेकिन वो वहां पे जाके जब डिपॉजिट होंगे तारों पे, जैसे यहाँ पे, तो तार अगर पतले होंगे तो वहां पे अच्छा रिएक्शन होगा, या चौड़े मोटे होंगे तो अच्छा रिएक्शन होगा? मोटे होंगे तो आयंस को अच्छा एरिया मिलेगा ना वहां पे जमा होने के लिए। पतले से तार पे कितने आयंस आके एक साथ जमा हो सकते हैं? बहुत कम। मोटा होगा तो अच्छे, इधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए, इधर से भी, अच्छा होगा रिएक्शन।
तो इसलिए थोड़ी ना इलेक्ट्रोड मोटी चाहिए होता है, वो थोड़ा यहाँ पे ये जो जिसके थ्रू करंट सोल्यूशन में जा रहा है वो चीज मोटी होनी चाहिए, गुड कंडक्टर होनी चाहिए, और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, वो कोई ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो नीचे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट ना करे। अरे पता लगा कि ये हमने यहाँ पे ऐसा मेटल ले लिया जो मेटल सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर गया, ले फिर तो वहीं पे रिएक्शन कुछ और ही हो जाएगी, करंट की तो जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही रिएक्शन हो जाएगी। या हम करंट से रिएक्शन पढ़ रहे हैं या केमिकल रिएक्शन आपस में सब्सटेंसेस को रिएक्ट करा के क्या न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं वो पढ़ रहे हैं, करंट से पढ़ रहे हैं, आपस में इनका रिएक्शन नहीं हो जाना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस की लेनी है जो रिएक्ट भी ना करे और अच्छे सरफेस एरिया प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हम मोटी रॉड्स लेते हैं जिनका सरफेस एरिया ज्यादा हो, रिएक्शन अच्छे से हो, डिपोजिशन अच्छे से हो, और तो और ऐसे मटेरियल की रॉड्स लेनी है जो मटेरियल नीचे वाले सोल्यूशन से रिएक्ट ना करे। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुषार ने कि बोले सर चैप्टर शुरू हो गया है इलेक्ट्रोलिसिस, आपने सब बता दिया इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, लेकिन नीड क्या है, जरूरत क्या है इलेक्ट्रोलिसिस करके करंट पास करा के डिकम्पोजिशन करने की। चलो उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल ये अर्पिता उसकी बात भी बताएंगे। फिलहाल तो मैं कह रहा था ऐसे मटेरियल की लेनी है जो किसी से रिएक्ट ना करे। तो पता है कौन सा मटेरियल चूज करा जाता है जो किसी सोल्यूशन से रिएक्ट ना करे? ऑब्वियसली ऐसा मटेरियल जो इनर्ट हो। इनर्ट, व्हाट डू मीन बाय इनर्ट? यस, बिल्कुल सही दिया। यस, इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करे। नोबल गैसेस, गैस लोगी, गैस से पास कराओ, गैस का तार लोगी, नोबल गैसेस का थोड़े ना ले लेंगे। तो पता है कोई ऐसा मटेरियल लिया जाता है जो कि बहुत ही नॉन रिएक्टिव हो, अनरिएक्टिव हो, सोल्यूशन रिएक्ट ना करे। तो पता है कौन सा मिला, कौन सा मटेरियल, कौन सा मिला? वो मिला कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की रॉड्स यहाँ पे ली जाती हैं, जो पेंसिल की लेड होती है काली वाली वो ग्रेफाइट की होती है, उसी मटेरियल की यहाँ ली जाती हैं, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल होता है जो जनरली किसी भी सब्सटेंस कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे सब्सटेंस या तो ग्रेफाइट भी ले सकते हैं, या और ज्यादा अनरिएक्टिव चाहिए जो बिल्कुल किसी से रिएक्ट ना करे, तो फिर मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल ले लो। कौन सा है मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल? प्लैटिनम। तो प्लैटिनम या फिर ग्रेफाइट की यहाँ पे रॉड्स ली जाएंगी, और ये जो रॉड्स होती हैं इनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोड्स। क्या? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यस बिल्कुल सही तुषार। प्लैटिनम क्योंकि एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो जनरली रिएक्शन में प्लैटिनम ना लेके ग्रेफाइट से ही काम चलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि ग्रेफाइट लेने से वो ग्रेफाइट की रॉड कुछ कुछ सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर जाती हैं, तो अगर उन सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो फिर वहां ग्रेफाइट की जगह प्लैटिनम की ली जाती है। अब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल बेटा गोल्ड से भी ज्यादा अनरिएक्टिव प्लैटिनम होता है, इसलिए फिर फर्स्ट प्रेफरेंस प्लैटिनम की होगी। महंगे तो दोनों ही हैं, गोल्ड भी प्लैटिनम भी, तो फिर प्लैटिनम। ठीक है, ओके, वरना गोल्ड भी ले सकते हैं। फिलहाल तो बात आई इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत क्या है सर, काहे पढ़ रहे हैं? करंट पास करा रहे हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, सोडियम क्लोराइड का सोडियम और क्लोरीन बन जाएगा। भैया तो एक एग्जाम्पल है, अभी ये पूरा चैप्टर पढ़ते समय, हाँ जी आइए, 10 मिनट है, 8 मिनट। अभी ये इलेक्ट्रोलिसिस पहले हम पूरा पढ़ लें, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस के यूजेस क्या है, वहां ये समझ में आएगा। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं इसकी एप्लीकेशन। जैसे सोडियम क्लोराइड से आपने क्या बना लिया, सोडियम एक जगह, क्लोरीन एक जगह। तो अगर क्लोरीन गैस चाहिए होगी किसी को और सोडियम मेटल चाहिए होगा तो कहां से आएगा? सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी। छोटा सा एक एग्जाम्पल और, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाते हैं, बाहर से सोने की लेयर, अंदर से कॉपर, सस्ता पड़ता है ना, पूरा सोने का होगा तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो अगर कॉपर के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ानी है तो क्या गोल्ड का पेंट करोगे? क्या गोल्ड कोई पेंट होता है, पेंट कर दोगे? नहीं कर सकते, पेंट नहीं करोगे, उसके ऊपर डिपोजिशन किया जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से।
कैसे वो हमने पढ़ना है, लेकिन एग्जाम्पल मिला कि ये जो प्लेटिंग करी जाती है लेस एक्सपेंसिव मेटल पे मोर एक्सपेंसिव मेटल की प्लेटिंग करी जाती है, इसी को हम क्या है, ये किसकी हेल्प से करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। घर के बर्तन लाए, बोले हम तो चांदी की प्लेट में चम्मच से खाएंगे, चांदी के चम्मच से। तो भैया ये सोने के चम्मच से खाएंगे, हम तो चांदी के चम्मच से खाएंगे। तो क्या पूरा चांदी का या पूरे सोने का लाओगे? बहुत महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, ऐसा ले आओ यूटेंसिल जो अंदर से कॉपर क्यों, बाहर से एक हल्की पतली सी लेयर चढ़ी हो, ऐसा लगेगा पूरा सोने का ही है। समझ गए नहीं समझ गए? फिलहाल तो ये कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। यस दिया, क्या पूछ रही हैं बेटा? हैंड रेस करने के बाद अगर कुछ बोलना है तो माइक ऑन करना पड़ेगा जब मैं यहां से आपको अलाउ करूंगा तो। ओके, यस बिल्कुल सही अर्पिता। चलिए, तो बोले कि इलेक्ट्रोड ये होती हैं, लेकिन क्योंकि दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, उस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका नाम दे दिया पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव वाली जो होती है, पॉजिटिव वाली को हम कहते हैं एनोड, और जबकि नेगेटिव वाली को कहते हैं कैथोड। तो डेफिनेशन हो गई, नेगेटिवली द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, पॉजिटिव इज नोन एज एनोड। बोले अरे सर ये तो हम भूल जाएंगे कि कैथोड पॉजिटिव थी या एनोड पॉजिटिव थी। यस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसे ही बनाई जाती है बेटा शौर्य। बोले सर भूल जाएंगे, एग्जाम में जाके अब सोचेंगे एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव, कौन सी थी, तो कैसे याद आएगा? कैसे याद आएगा कौन सी पॉजिटिव थी कौन सी नेगेटिव थी? बहुत आसान, बहुत आसान। ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है इधर की तरफ आपका एनोड, एनोड। क्या लिखा है ये? एडी। एडी क्या होता है? एड का साइन क्या होता है? अरे इसका मतलब एनोड पॉजिटिव होती है, ऑब्वियसली फिर कैथोड नेगेटिव होगी। अब तो कभी जिंदगी में भूलेंगे ही नहीं। एनोड एड पॉजिटिव, कैथोड बची हुई नेगेटिव। ठीक है कि नहीं है? ओके है, ठीक है। फिर ये हो गई एनोड एंड कैथोड की बात। तो अगर नोट करना है नोट कर लीजिए। ठीक है अर्पिता, एनिमल प्लैनेट एनोड, इससे कैसे रिलेशन बन रहा है? ओके ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। ओके ठीक है, अपना जैसा भी तरीका बनाना चाहें, एक नहीं दसियों तरीके हैं। अगर कभी भी कोई थ्योरी चाहिए हो, चाहे किसी और चैप्टर में आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि इसे क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे, तो कोई ऐसा तरीका सोचा करो जो मोस्ट वियर्ड तरीका है। वियर्ड तरीके ज्यादा जल्दी जल्दी जाते हैं बजाय डायरेक्ट तरीके। ठीक है, फिलहाल ऐसा हो गया, ऐसी कुछ भी निकाल लिया करो। ओके नेक्स्ट। हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल लगेगी। हाँ जी हाँ जी, हाँ अच्छा अच्छा, नहीं ऑफलाइन है। ठीक, ओके ओके। अच्छा बेटा, कल मुहर्रम है, तो आप लोग के स्कूल्स भी ऑफ है? ठीक है, तो कल मुहर्रम का आप लोगों का ऑफ रहेगा। ठीक है, कल ऑफ है, कोचिंग भी पूरी ऑफ है, और यहाँ ऑनलाइन भी ऑफ है। ठीक है, कोई परेशानी? ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट, पीछे निकल गए। एनोड कैथोड। तो एनोड कैथोड दो तरीके की इलेक्ट्रोड्स हो गई हैं। बोले सर इसके बीच डिफरेंसेस बताइए क्या होंगे, कैसे याद रखें डिफरेंसेस क्या क्या होंगे? ठीक है,
तो बच्चे डिफरेंसेस देखिए इसके लिए, एनोड एंड कैथोड। एक तो सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है कि एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कैथोड इज नेगेटिव टर्म। ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन और क्या डिफरेंस है देखिए, एनाइंस माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। कहने का मतलब क्या है, एनाइंस और कैटाइंस तो पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके ना। व्हाट आर एनाइंस? नेगेटिवली चार्ज को एनाइंस बोलते हैं ना, जैसे Cl माइनस, ये एनाइन है। व्हाट आर कैटाइंस? पॉजिटिवली चार्ज, जैसे Na प्लस, है ना, ये कैटाइन है। अब यहां पे Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है। बताइए जो Cl माइनस है, ये वाली एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस रॉड एक नेगेटिव रॉड, तो ये माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा? माइनस वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा और प्लस वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो यही डिफरेंस है कि एनोड पे कौन आएगा, एनोड जो खुद पॉजिटिव होती है उस पे कौन आएगा? एनाइंस। कैथोड जो नेगेटिव होती है उस पे कौन आएगा? तो कैटाइंस कैथोड पे जाएंगे, एनाइंस। तो ये एक सिमिली भी है, एनाइंस एन ए वाले ए पे जाएंगे, सी वाले सी पे जाएंगे। तो कैथोड और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है उसको याद करने का तो एक नेमोनिक आ गया। लेकिन हम ये भी भूल सकते हैं, अब यार कैटाइंस पॉजिटिव थे या एनाइंस पॉजिटिव थे, मुझे तो आज तक कंफ्यूजन हो जाता है। कैटाइंस पॉजिटिव है या एनाइंस, तो कैसे याद रखोगे? बोले सर एनोड तो याद रह गया हमें कि एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। अब हमने ये याद कर लिया कि ए पे जाते हैं, एनाइंस एनोड पे जाते हैं, एनाइंस एनोड पे जाते हैं, तो एनाइंस पे कैसा चार्ज होगा? क्योंकि नेगेटिव वाली तो पॉजिटिव पे जाएंगे, और कैटाइंस तो कैटाइंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? yes, ठीक है एल्विन, ऐसे भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल। यस मुस्कान, रिवर्स है। अब बात आई फिर कैटाइंस और एनाइंस में डिफरेंस क्या होता है। सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं? दो तरीके की। फिर एक पे एन से आते हैं, एक पे एनाइन से आते हैं। तो अब वो क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, फिर ये पार्ट एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना है, इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन पे करेंगे, ठीक है। कल वैसे तो ऑफ ही है, लेकिन फिर भी 1% अगर मैंने पर्सनली सिर्फ अपनी क्लास ली तो आपकी ऑनलाइन कर देंगे, फिर आप लोग घर पे सभी ऑफलाइन वाले भी घर पे बैठ के पढ़ जाए, वो मैं इन्फॉर्म करूंगा, तो वरना तो नहीं है, ठीक है। चलिए ओके। सर आपने एनोड और कैथोड वाला सर थर्ड पॉइंट एक बार बता देंगे सर, इसकी पिछली स्लाइड पे जो था थर्ड पॉइंट? अच्छा थर्ड वाला तो मैंने बताया ही नहीं, आई एम सॉरी। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, बट दिस पॉइंट नीड्स टू टेक 5 minutes एटलीस्ट इसकी गहराई में जाने के लिए। तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन, आप मुझको रिमाइंड करा दीजिएगा, ठीक है। वो अभी पढ़ाया नहीं है कल, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, ऑल द बेस्ट।